दिल्ली में कार्यक्रम करने का एक बड़ा जो कारण है ना, वो जैसे जयपुर में हमने पिछले फरवरी में ऐसा ही कार्यक्रम एक किया था, तो उसमें भी बाहर से लोग पधारे। तब ऐसा विचार आया था कि राजपूत जाति ऐसी कौम है जो पूरे भारत में निवास करती है। शायद भारत का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ राजपूत नहीं होगा। ये अलग बात है कि भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन इसलिए हमारा संवाद नहीं है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से हम देखें तो हमारे जो रीति रिवाज हैं वो सब लगभग एक जैसे हैं। ये हमारी विशेषता है। तो ऐसा पूरे भारत का कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है तो वो राजपूत है, और दिल्ली पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए दिल्ली में सभी पूरे भारत के लोग रहते हैं। इसलिए इस तरह का प्रयास किया गया कि माननीय भगवान सिंह साहब पधार गए। विराजें आप लोग। आप जो बाहर हैं वो भी जिनकी आवश्यकता नहीं है वो बैठे। रेवंत सिंह जी, वहां भी उस डेस्क पे जिन लोगों की आवश्यकता नहीं है उनको अंदर ही बुला लें, बाहर हलचल नहीं हो, लॉबी में और बाहर ज्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए। तो कार्यक्रम अपन विधिवत प्रारंभ करते हैं। पूज्य तन सिंह जी जो क्षत्रियुग संघ के संस्थापक हैं, और इस वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। उनके चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके हम कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करेंगे। मैं माननीय संरक्षक महोदय भगवान सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो पूज्य तन सिंह जी के चित्र के समक्ष अगरबत्ती करके कार्यक्रम को प्रारंभ करवाएं। आप सभी लोग खड़े हो जाएं। प्रार्थना करेंगे तब तक हमें खड़े ही रहना है। गणेश वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम भक्तार्तिनाशन पराय। आप ले लो पवन सा।
अब प्रारंभ करें गणेश वंदना। दक्ष। ओम भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय क्षत्रहिताय नागाननाय सित सर्प विभूषणाय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। संग ध्वज प्रणाम 1 2 3। प्रार्थना स्थिति। प्रार्थना चालू कर। करें प्रारंभ। मेरे सोते हुए जीवन तेरी बजा जीवन में रणभेरी बजा देना, फिर चाहे तो अरमानों की होली भी जला देना। वन में फूल खिले खिल कर जगत में प्रेम बरसाते, हंसते हैं हंसी में फिर हस्ती को मिटा जाते, हस्ती को मिटा जाते। अंधेरे में पड़े इस ज्ञान से मुझको सजा देना, मेरे सोते हुए जीवन में रणभेरी बजा देना। घर में दीप जला जल कर जगत को दीप्त कर देता, परवाना क्षमा पर चढ़ के निज को खाक कर देता, निज को खाक कर देता। वह जलता वह मरता, मुझे कुछ तो सिखा देना, मेरे सोते हुए जीवन में रणभेरी बजा देना। अंदर आग जली जल कर न पर्वत को तपाती है, तभी झरने खलकते और हरियाली सुहाती है, और हरियाली सुहाती है। भभकने की प्रतीक्षा में मुझे सहना सिखा देना, मेरे सोते हुए जीवन में रणभेरी बजा देना, फिर चाहे तो अरमानों की होली भी जला देना। क्षात्र धर्म की संग ध्वज प्रणाम 1 2 3। विराजे।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में इस कार्यक्रम की भूमिका कैसे बनी, किस विचार ने प्रेरित किया और फिर उस विचार को इस आज के दिन तक पहुंचाने के लिए क्या पीछे पृष्ठभूमि रही और क्या थीम है जिस थीम ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रेरित किया है, उसके लिए इस कार्यक्रम की आयोजन को प्रारंभ से लेकर अंत तक लगातार जुड़े हुए इस पूरी मार्ग को जिन्होंने जिया है पिछले 1 महीने से, मैं निवेदन करूंगा कुलदीप सा से कि वो पधारें, कुलदीप सिंह जी, और बताएं कि इस कार्यक्रम की क्या भूमिका है। आप सभी को सादर प्रणाम। आज बहुत अच्छी संख्या में हम लोग पधारे हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। गत 25 फरवरी को जयपुर में क्षत्रिय इकोनॉमिक फोरम का पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ था और हमें सौभाग्य मिला था उस कार्यक्रम को अटेंड करने का और बहुत अच्छा उस मार्गदर्शन वहाँ मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला सभी का। तो उस कार्यक्रम के दौरान एनसीआर के जो उद्यमी वहाँ उपस्थित थे उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अगला कार्यक्रम एनसीआर में किया जाए, एनसीआर के उद्यमियों के लिए। उस प्रस्ताव पर हामी भरी गई और उसी तारतम्य में यहाँ कार्यक्रम करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ और फिर इसी का आज ये आयोजन आप देख रहे हैं। किसी भी संगठन, समुदाय या व्यक्ति के जब हम संपर्क में आते हैं तो हमारी एक उत्सुकता होती है कि क्या उद्देश्य है, और वो आवश्यक भी है, क्योंकि चाहे व्यक्ति हो, समुदाय हो या संगठन हो, अगर वो उद्देश्य विहीन है तो वो अर्थहीन है। चाहे फिर विषय सांसारिक हो या परासांसारिक हो, उद्देश्य ही सार्थकता को जन्म देता है, एक मूलता, अंतिमता प्रदान करता है। तो अब विषय ये है कि उद्देश्य होना क्या चाहिए। हम लोग अमूमन कई संगठनों, कई व्यक्तियों सबसे हमारे परिचय में आते हैं तो ऐसा हमारे अनुभव में आता है कि उद्देश्य कई अलग अलग पूर्णता लिए होते हैं। कुछ उद्देश्य ऐसे हैं जो मतलब उनका कुछ लक्ष्य जो है वो उद्देश्य जो है वो बहुत जिसे कहते हैं कि टेम्पररी होता है, कुछ लॉन्ग टर्म होता है। तो ये फिर मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर में उद्देश्य होना क्या चाहिए। तो उद्देश्य अगर सार्थक है तो उसकी अंतिम परिणति जो है वो सेवा के रूप में ही परिलक्षित होती, दिखाई देती है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा ही परमो धर्म है। अब सेवा अगर हम उद्देश्य लेके चलते हैं तो सेवा तभी संभव है जब हम सशक्त हैं, अगर स्वायत्त हैं। अगर हम स्वयं ही स्वायत्त नहीं है, हम सशक्त नहीं, तो हम दूसरे की सेवा क्या कर सकते हैं। सशक्त होना है किसी भी संगठन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समुदाय के लिए। तो सशक्त होने के लिए आवश्यक यह है कि आपको शक्तियों का संवर्धन होना चाहिए, चाहे वो शक्ति आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से हो, मनोवैज्ञानिक रूप से हो। जब तक शक्ति का संवर्धन नहीं होगा तो हम स्वायत्त नहीं हो सकते। तो शक्तियों के संवर्धन के लिए हमें आपस में शक्तियों का योग करना पड़ेगा, यानी सहयोग करना पड़ेगा। अगर सहयोग नहीं होगा तो शक्तियों का संवर्धन होना मुश्किल है। सहयोग के लिए हमें जब तक हम समझ नहीं बनेगी, सहयोग हम तभी कर पाते हैं, जैसा कि आपके अनुभव में भी आया होगा, जब हम वो व्यक्ति, उस संगठन, उस समुदाय के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में, उनकी
जो प्रथाएं हैं, उनकी बोलचाल है, उनकी भाषा है, उनके संचार के माध्यम, जब तक हम उनसे अवगत नहीं होते हैं, जब तक उसकी समझ हमें नहीं होती है, तब तक सहयोग पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को, किसी भी समुदाय को समझने के लिए हमें उसके साथ तो बैठना ही पड़ेगा, उसके संपर्क में आना ही पड़ेगा। तो इसी कड़ी में ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की थीम ही यही है कि सबसे पहले आपको यहाँ बिठाया गया है तो आप आपस में एक दूसरे के संपर्क में आए, संपर्क में आए, परस्पर संपर्क बनेगा तो एक समझ बनेगी। जब परस्पर आप एक दूसरे के बारे में जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, संगठन को समझेंगे, समुदाय को समझेंगे और व्यक्ति को समझेंगे, तो फिर सहयोग की भावना उत्पन्न होना जो है वो वाजिब है, वो उत्तम, अपने आप ही सहयोग निकल के आएगा। जब परस्पर सहयोग होगा तो एक दूसरे को हम सुदृढ़ बनाएंगे, एक दूसरे की शक्तियों को मजबूत करेंगे, तो सशक्तिकरण होगा। जब सशक्तिकरण की भावना होगी, हमारे अंदर सेवा भाव जो है वो उत्पन्न होना लाजमी है। अंतिम उद्देश्य जो इस संगठन का है और जो होना ही चाहिए वो है सेवा। तो इस सेवा के कई जो है वो परिणति हो सकती है, कई अलग अलग प्राकट्य हो सकते हैं सेवा के। जैसे कि अगर हम सशक्त हैं, अगर हम आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो उस तरह से हम सेवा कर सकते हैं, हम राजनीतिक रूप से सशक्त हैं तो वैसी सेवा कर सकते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से सशक्त हैं तो वैसा कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त हैं तो उस तरह की सेवा कर सकते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति पे भी निर्भर करता है कि वो किस तरह की सेवा वो अपने लिए चुनता है और किस तरह की सेवा वो समाज में करता है। समाज जो है वो हमारी व्यक्तिगत सेवाओं की जो संगठनात्मक एकता है उसी की परिणति समाज के रूप में होती है। तो ये छोटा सा परिचय था उद्देश्य के बारे में। मुझे लगता है कि आज हम इस विषय पे जब आज बैठेंगे, चर्चा करेंगे और मंथन होगा तो एक दूसरे के प्रति समझ बनेगी, सहयोग की भावना आएगी और हम एक दूसरे के पास आने वाले कालखंड में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए एक दूसरे को मजबूती प्रदान करेंगे और उस मजबूती से हम परस्पर एक दूसरे के काम आते हुए साथ में समाज में जो आवश्यक, जो वंचित है, जो उन शक्तियों से वंचित है, उनको तरफ हम अपनी सेवा भाव से उनको हम मजबूत करने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार कुलदीप साहब। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में, जैसा क्षत्रिय इकोनॉमिक फोरम के पीछे जो थीम है उसके बारे में आपने बताया, लेकिन क्षत्रिय इकोनॉमिक फोरम के पीछे कौन है? तो क्षत्रिय इकोनॉमिक फोरम के पीछे श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन है। और क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के पीछे कौन है? तो श्री क्षत्रिय युवक संघ है। तो क्या है क्षत्रिय युवक संघ? इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना पूज्य तनसिंह जी ने, जिनका चित्र सामने लगा है, और जैसा अपन ने प्रारंभ में बात करी थी कि उनका 100वां जन्म दिवस इस वर्ष मनाएंगे, जन्म शताब्दी वर्ष उनका चल रहा है। उन्होंने 22 दिसंबर 1946 को 22 साल की उम्र में श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की थी। क्यों स्थापना करी, क्या आवश्यकता पड़ गई? तो इस विषय में यदि हम सोचें तो पूज्य तनसिंह जी जो आदमी चिंतनशील होता है, जो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और जिसके हृदय में पीड़ा होती है, वो उस पीड़ा से पीड़ित होता है, और जो पीड़ित होता है फिर वो इलाज ढूंढने का प्रयास करता है। पुरुषार्थी व्यक्ति पीड़ा को सहन नहीं करता, पुरुषार्थी व्यक्ति पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता है, और पीड़ा को दूर करने से पहले पीड़ा के कारणों को जानने का आवश्यक होता है। तो पूज्य तनसिंह जी ने उस समय की समाज की जो स्थिति थी, उन्होंने जब वो पढ़ रहे थे 10वीं क्लास में, तब उन्होंने एक लेख लिखा कि राजपूतों से द्वेष क्यों। उस समय का जो माहौल था देश में, आज़ादी के आसपास का समय, 1938-39 का समय, कि चारों तरफ ये विशेष रूप से जहाँ डायरेक्ट ब्रिटिश राज नहीं था, जो ब्रिटिश भारत नहीं था, राजाओं का जहाँ शासन था,
वहां ये सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा था कि जैसे समस्त समस्याओं की जड़ राजा लोग हैं या राजपूत हैं, इस तरह से माहौल बनाया जा रहा था। तो उससे प्रभावित होकर उनके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि राजपूतों से द्वेष क्यों। और 10वीं क्लास में जो पढ़ रहे थे उन्होंने एक पत्रिका में लेख लिखा, राजपूतों से द्वेष क्यों। एक प्रश्न उनके मन में पैदा हुआ और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का उन्होंने प्रयास किया। तो हमेशा आदमी ढूंढना चाहता है तो फिर अपनी खुद की कहानी को ढूंढता है। तो उन्होंने राजपूत समाज की कहानी को ढूंढने का प्रयास किया कि जिस समाज में सांगा जैसे वीर हुए, जिस समाज में प्रताप हुए, जिस समाज में मीरा हुई, जिस समाज में कुंवर सिंह हुए, जिस समाज में अनंगपाल हुए, जिस समाज में पृथ्वीराज हुए, जिस समाज में बाबूजी हुए, दुर्गादास हुए, और पीछे जाएं तो जिस समाज में अशोक हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, 24वें तीर्थंकर हुए, जिस समाज में राम हुए, कृष्ण हुए, उस समाज की स्थिति क्यों हुई। तो उन्होंने विश्लेषण किया और विश्लेषण किया तो पाया कि सब पूरा हमारा मध्यकाल विशेष रूप से सभी तरह की व्यक्तिगत क्षमताओं में पारंगत होते हुए भी व्यक्तिगत था। व्यक्तिगत रूप से योद्धा की कमी, योद्धाओं का यदि हम आकलन करें तो सिर कटने के बाद लड़ने का उदाहरण महाभारत में नहीं मिलता, रामायण में नहीं मिलता, लेकिन हमारे मध्यकालीन इतिहास में सैकड़ों हजारों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। भक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो मीरा जैसी भक्त, शायद संसार में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि भक्त से शरीर अपने आराध्य में समा गई हो, लेकिन मीरा जी जो हमारे परिवार से पैदा हुई वो ऐसी थी। यानी हर क्षेत्र में चरम को छूते हुए भी ऐसी स्थितियां क्यों बनी कि संपूर्ण भारत विधर्मियों के कब्जे में आ गया, विधर्मियों की तरफ देखने लग गया और हमारी जो भारत, मूल भारत जो था वो पिछड़ गया। संस्कृति हमारी आक्रांत हो गई, लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, लोगों ने उसको पीछे दबाया, पीछे धकेला। तो इस बात का उन्होंने विश्लेषण किया तो पाया कि व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठ होते हुए भी हम सब लोगों में संगठन के संस्कार नहीं रहे। साथ मिलकर सभी व्यक्तिगत क्षमताएं साथ मिलकर कुछ काम कर सकें, ऐसी स्थितियां नहीं रही। तो उन्होंने देखा क्यों नहीं रही, तो व्यक्तिगत रूप से बहुत वीरता थी लेकिन उतना ही अहंकार था। त्याग की असाधारण क्षमता थी लेकिन उतना ही स्वार्थ भी था। समाज की आवश्यकता के लिए अपने आप को स्वाहा करने की क्षमताएं भी थी लेकिन उतनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी थी। एक दूसरे के लिए मिटने की क्षमताएं थी लेकिन उतना ही ज्यादा ईर्ष्या भी थी। तो उन्होंने इन सब दुर्गुण, उन बीमारियों को पहचाना और उन बीमारियों को दूर करने की एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली विकसित करी, जिस प्रणाली में व्यक्ति के अहंकार पे चोट की जाए, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को सामाजिक महत्वाकांक्षा में परिवर्तित की जाए, व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ को बड़े स्वार्थ के लिए छोड़ने का मादा पैदा किया जाए, व्यक्ति में अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या को के कारण पूरे समाज का होने वाले नुकसान को समझने का भाव पैदा किया जाए और उस भाव के कारण जब समझ में आ जाए तो पीछे खिसकने का भाव भी पैदा किया जाए। ये सब चीजें कब होगी? जब वो अपने अहंकार पे चोट करेगा, सामूहिक जीवन जीना प्रारंभ करेगा, उसको समझ में आएगा कि मैं समाज में व्यक्तिगत रूप से कोई इकाई नहीं हूं। हमारे यहाँ भारत में व्यक्ति इकाई हुआ करती थी लेकिन उसके साथ साथ परिवार भी इकाई होती थी, परिवार के बाद समाज भी इकाई होती थी, समाज के बाद गांव भी इकाई होता था, गांव के बाद प्रदेश भी इकाई होता था, राष्ट्र भी एक इकाई होता था और उत्तरोत्तर व्यक्ति हर इकाई के प्रति अपने आप को समर्पित करता चला जाता था। ये भाव कब पैदा होगा? जब बातों से नहीं हो सकता। तो उन्होंने इसकी एक प्रणाली विकसित करी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो टीनएजर्स हैं विशेष रूप से हमारे समाज के, जिन लोगों को मोड़ा जा सकता है, उन सब लोगों को वर्तमान व्यवस्था से, वर्तमान समाज की स्थितियों से अलग ले जाकर और उनको एकांत में कृत्रिम वातावरण ऐसा बनाकर और उस वातावरण के द्वारा इस तरह का शिक्षण दिया जाए जिससे उसमें ये सब संस्कार डेवलप हों कि वह अहंकार को अपने सामाजिक स्वाभिमान में बदल सके, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को समाज और राष्ट्र के स्वार्थ के आगे छोड़ सके, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को सामाजिक महत्वाकांक्षा में निमज्जित कर सके। इन सब चीजों के लिए उसको लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है। ये मूल रूप से क्षत्रियुग संघ है और पिछले 76 वर्षों से क्षत्रियुग संघ यही काम करता आ रहा है।
क्षत्रियुग संघ प्राय ऐसी बात करते हैं कि क्षत्रियुग संघ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी से निकलने वाला हर स्कॉलर उसी यूनिवर्सिटी में खप जाता है। वहां इतना काम है कि जो भी यहां से तैयार होता है वो उसी काम में पुनः वापस समाहित हो जाता है। इस तरह का एक प्रणाली क्षत्रियुग संघ ने विकसित करी और तन सिंह जी ने विकसित करी। उस पे पिछले 76 वर्षों से क्षत्रियुग संघ काम कर रहा है। उसी प्रणाली को काम करते करते समाज में कुछ इच्छाएं पैदा हुई। एक बार इसको बाद में चलाना, समाज की अपेक्षाएं पैदा हुई, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ करता है परिवार में जो कमाऊ पूत होता है ना, उससे सभी लोग अपेक्षा करते हैं। उससे पत्नी भी अपेक्षा करती है, उससे बच्चे भी अपेक्षा करते हैं, उससे माता पिता भी अपेक्षा करते हैं, उससे रिश्तेदार भी अपेक्षा करते हैं, उससे पड़ोसी भी अपेक्षा करते हैं। तो जो ही क्षत्रियुग संघ का थोड़ा स्वरूप उभरने लगा, जब क्षत्रियुग संघ ने अपने 50 साल का कार्यक्रम किया जयपुर में और उसमें लाखों लोग जुटे, तो लोगों के सामने अपेक्षाएं पैदा हुई कि ऐसी कोई संस्था है, ऐसा कोई संगठन हमारे समाज में है जो समाज की सभी समस्याओं के प्रति समाज की आंख क्षत्रियुग संघ की तरफ होने लगी। लेकिन क्षत्रियुग संघ उससे विचलित नहीं हुआ, अपने मूल काम में लगा रहा। लेकिन क्षत्रियुग संघ इस दायित्व को समझने लगा कि हम लोगों को इधर भी हमारी स्पेयर ऊर्जा को लगाने का प्रयास करना चाहिए, और उसी के परिणाम स्वरूप क्षत्रियुग संघ के आनुषंगिक संगठन पैदा हुए, जिनमें पहला आनुषंगिक संगठन प्रताप फाउंडेशन के नाम से पैदा हुआ कि पूरे आजकल व्यवस्था जो होती है, उस व्यवस्था में जो राजनीति में मजबूत होता है वो सभी दूसरी व्यवस्थाओं में भी मजबूत होता जाता है। इसलिए राजनीति में समाज को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, वर्तमान लोकतांत्रिक राजनीति में हम किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह से ताकतवर हो सकते हैं, उसके लिए प्रताप फाउंडेशन नामक आनुषंगिक संगठन बना, जो लगातार 2001 से काम कर रहा है, और किस तरह से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं उस विषय पे काम करता है, लोकतांत्रिक राजनीति में। दूसरा ऐसा ही संगठन एक प्रताप युवा शक्ति बना, जिसमें कि भाई हमारी जो यूथ है उसको ये समझ में आए कि उसकी ऊर्जा को कहाँ लगना चाहिए, इसलिए उस यूथ को उसकी यूथ की ऊर्जा को सही दिशा की तरफ डाइवर्ट करने के लिए प्रताप युवा शक्ति बनी। इसी तरह से महिला शिक्षा के बारे में बहुत बातें होती थी। माननीय भगवान सिंह साहब जहां भी पधारते थे सभी लोग कहते साहब बालिका शिक्षा होनी चाहिए, बालिका शिक्षा होनी चाहिए। तो आपका एक प्राय सामान्य सा जवाब होता है कि जो होना चाहिए वो करना प्रारंभ कर दो। तो जब हर जगह ये बात चलती थी तो आपने कहा हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या एक विद्यालय भी प्रारंभ नहीं कर सकते? तो उस विचार की परिणति हुई, और सीकर में, राजस्थान में सीकर जिले में एक दुर्गा महिला विकास संस्थान के नाम से एक अलग से आनुषंगिक संगठन बना क्षत्रियुग संघ का, और उसमें बालिका शिक्षा के लिए काम प्रारंभ हुआ। और आज वहां पर 4 मंजिला एक हॉस्टल यूजीसी स्टैंडर्ड का बन चुका है, और साथ में 12th तक की एक विद्यालय भी चल रहा है। उसके बाद फिर आवश्यकता महसूस हुई कि एक दौर आया समाज में कि ये माना जाने लगा कि राजपूत समाज एक ऐसा वातावरण बना। वैसे ही लोग मीडिया बनाने को ही आतुर होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे भी कुछ लोग इस बात के अभ्यस्त होने लगे कि साहब विरोध करना है इसका मतलब राजपूत, नारे लगाने है इसका मतलब राजपूत, सड़क जाम करनी है इसका मतलब राजपूत। इस तरह की एक गलत छवि समाज की बनने लगी, और उसकी भी पीड़ा हुई। कुछ लोगों ने फिर ये पीड़ा माननीय भगवान सिंह साहब के सामने प्रस्तुत करी, तो वही जवाब था कि आपको लगता है ये होना चाहिए तो करना प्रारंभ करो। तो श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के नाम से 2019 में काम प्रारंभ हुआ कि समाज की जो ऊर्जा है, हम प्राय आजादी के बाद ये सुनते आए कि हमारा राजनीति में कोई नहीं है, हमारा व्यवसाय में कोई नहीं है, हमारे ब्यूरोक्रेसी में कोई नहीं है, पत्रकारिता में कोई नहीं है, और धीरे धीरे एक नेगेटिविटी हमारे नीचे तक हो गई कि साहब हम तो इस सिस्टम में आउट हो गए। तो क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन को ये काम सौंपा गया कि हम इस बात को खोज करना शुरू करो कि वास्तव में क्या आउट हो गए क्या, और इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए इस तरह का प्रयास प्रारंभ करें कि जो है ऊर्जा इस क्षेत्रों में, उस ऊर्जा को चैनलाइज किया जाए। कि हम तो ढूंढने का प्रयास किया तो पता चला हमने राजस्थान में इस तरह का प्रयोग किया तो सैकड़ों राजपूत अधिकारी मिले, उनके साथ इंटरेक्शन किया, उन लोगों को साथ बिठाने का प्रयास किया, और लगातार इस तरह का प्रयास करते करते ऐसे लोग उनमें मिल गए, यंग ऑफिसर्स जो समाज के साथ काम करना चाहते थे, तो उनकी एक विंग बन गई। पिछले दिनों नवंबर में जयपुर में एक इस तरह का कार्यक्रम किया जिसमें लगभग 1100 गजटेड ऑफिसर्स पूरे राजस्थान के
एक साथ आए, उनको एक साथ बिठाया, उनमें आपस में संपर्क डेवलप किया, उनकी एक डायरेक्टरी जो अभी जल्दी प्रिंट हो जाएगी, इस तरह का बनाने का प्रयास किया। ऐसे उद्यमियों के बारे में कि राजपूत और उद्यम साहब, व्यवसाय में और राजपूत का क्या लेना देना, इस तरह की एक धारणा। लेकिन ढूंढना प्रारंभ किया, ऐसा नहीं हो सकता कि राजपूत उद्यमी नहीं है, तो ढूंढा, तो प्रयास। अब राजपूत उद्यमी आएंगे तो लोगों ने कहा साहब उद्यमी आए तो उनको तो आप नीचे बिठाओगे तो पार नहीं पड़ेगी, उनको तो वैसा ही ट्रीटमेंट चाहिए, तो पैसा दे दो, ट्रीटमेंट ले लो। क्योंकि क्षत्रिय संघ के पास तो कोई ऐसा फंड है नहीं, छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का ऐसा कोई फंड है नहीं, तो फिर कहा कि उन्हीं से पैसा लेके और अच्छी जगह, जैसे कॉन्फ्रेंस होती है बड़े उद्यमियों की, इस तरह की कॉन्फ्रेंस की जाए। तो पहले जयपुर में प्रयास किया गया और फिर जैसे आज दूसरा आपका प्रयास है। ऐसा बड़े लोगों का ही नहीं, इवन ई मित्र संचालक जो होता है, गांव में सबसे छोटी इकाई होती है, उस ई मित्र संचालकों का भी आपस में संपर्क करके उनकी बैठकें रखना, वो किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं। अखबार का जो होकर होता है कि हमारे पास पत्रकार नहीं है, तो पत्रकार नहीं है तो होकर्स तो हैं। तो हमने जैसे किसी एक जिले में इस तरह का प्रयोग किया राजस्थान के, कि सभी होकर्स को आपस में संपर्क करके उनकी एक मीटिंग रखी, उनका एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के उनका आपस में संवाद प्रारंभ किया। तो आज स्थिति है, कोई भी खबर होती है, हमने प्रेस नोट बनाया और उनको भेज देते हैं, वो अपने आप छपवा देते हैं। तो इस तरह से छोटी से बड़ी लेकर बड़ी तक जितनी भी समाज की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को चैनलाइज किया जाए और उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से समाज के लिए कैसे वो उपयोगी हो सकती है, इस दिशा में काम किया जाए। उसके तहत श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का काम प्रारंभ हुआ। इस तरह से क्षत्रिय संघ अपने मूल काम को करते हुए, फिर आपको मैं निवेदन कर दूं कि क्षत्रिय संघ इस बात पे बिल्कुल दृढ़ है कि जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक सप्लाई नहीं हो सकती। इसलिए पहला काम निर्माण पे होना चाहिए, व्यक्तित्व निर्माण, संगठन के प्रति समर्पण का निर्माण। व्यक्ति को संगठन होना बड़ी बात नहीं होती है, संगठन कैसे लोगों का हो ये बड़ी बात होती है। संगठन तो राक्षसों का, देवताओं से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हुआ करता था और इसलिए वो अपने संगठन के बल पे हमेशा देवताओं को हरा दिया करते थे। रावण का संगठन कम नहीं था कि कुंभकर्ण ये मानते हुए कि भी ये गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी छोड़कर नहीं गया। तो संगठन होना बड़ी बात नहीं है, संगठन की दिशा क्या है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए क्षत्रिय संघ बहुत उतावला नहीं है। बहुत सारे इस तरह के आते हैं कि साहब बिहार में आओ, उत्तर प्रदेश में आओ, दक्षिण में क्यों नहीं क्षत्रिय संघ बढ़ रहा है। निश्चित रूप से क्षत्रिय संघ के लिए ये प्रश्न है और उस दिशा में क्षत्रिय संघ काम कर रहा है, लेकिन ऐसा उतावला नहीं है कि जाके कल के जाके तमिलनाडु में इकाई गठित कर दी और वहां पे 4 लोगों को जिम्मेदारी सौंप के आ गए और दूसरे दिन प्रेस नोट जारी कर दें। इस तरह का संगठन क्षत्रिय संघ नहीं है। पहले जो व्यक्ति आएगा उसको निर्मित किया जाएगा। आपको अनोखा काम लगेगा कि आप कहीं जाते हैं तो आप लोगों के व्यक्तित्व को उभार कर बताया जाता है कि साहब ये बहुत बड़े आदमी हैं, इस तरह से हैं। आप लोगों की ऊर्जा का कैसे उपयोग किया जाता है, इस बात पे ध्यान रखा जाएगा। और क्षत्रिय संघ ऐसा संगठन है जो आते ही आपको कहेगा कि आप कुछ नहीं है, जो हैं पहले एक बार उसको भूलें और फिर उसके बाद समाज के साथ निमज्जित होने का प्रयास करें, तो शायद आपकी जो ऊर्जा जो आप हैं उसका और श्रेष्ठ उपयोग किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के साथ जो मूल काम है क्षत्रिय संघ का, उसको करते हुए जो थोड़ी बहुत स्पेयर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को इन इतर कामों में भी लगाया जा रहा है।